हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो बेटा अब पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स। मैं एक बार माइक सेट कर लूँ। हाँ जी, रेडी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स का पार्ट। और चैप्टर 7 हमने लास्ट टाइम फिनिश कर दिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर कोई दो चीजें बराबर हो जाती हैं, बराबर। इक्विलिब्रियम संतुलन की स्थिति। जैसे दो पलड़े होते हैं ना तराजू के, तो दोनों पलड़े जब बराबर हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, बराबर हो गया। तो हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट रन में, यानी कि अल्प समय में, अल्प समय एक 12 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसे अल्प समय बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। उसमें कब अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन की स्थिति आती है, इसको हम इस चैप्टर के थ्रू डील करने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्ट पीरियड के अंदर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट, इन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन डिपेंड्स, ये यहां तक आ रहा है। जो प्रोडक्शन है या आउटपुट है वो किस पर निर्भर करता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार जितना अर्थव्यवस्था के अंदर है उतने के ऊपर, यानी उस रोजगार के ऊपर हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो डिपेंड करेगा। जितना रोजगार का लेवल होगा, यानी जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी अर्थव्यवस्था में, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो सकेगा। तो हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ग्रेटर तो हमारा आउटपुट भी ग्रेटर। जैसे जैसे हमारी रोजगार बढ़ता जाएगा, लोगों को रोजगार मिलता जाएगा, वैसे वैसे हम आउटपुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि केन्ज ने प्रतिपादित की थी, केन्ज ने। और उन्होंने कहा था कि आप एक ऐसी अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं जहां पर कि एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है कि अभी जो प्रोड्यूसर है वो 500 यूनिट बना रहा है, लेकिन कैपेसिटी तो 700 की है। यानी कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट यानी लेबर को हायर करके अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 200 यूनिट बनाने की कैपेसिटी और है। प्रोड्यूसर सिर्फ 500 बना रहे, 200 की कैपेसिटी और है, 700 बना सकता है। तो हम कह सकते हैं अगर हम और लेबर अपॉइंट कर लें तो हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो अल्प समय में सिर्फ रोजगार को बढ़ाकर ही आप अपने आउटपुट के लेवल को आगे तक ले जा सकते हैं। और ध्यान रखना, एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाए कि अल्प समय में जो टेक्निक होती है उसका कोई रोल नहीं रहता है। जो प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं वो हमारी जीरो मानी जाती हैं, उनका जो रोल है वो इररिलेवेंट होता है। तो अल्प समय में किसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रोडक्शन? आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना ज़्यादा रोजगार उतना ज़्यादा आउटपुट। यानी कि अगर हम अल्प समय में रोजगार आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम रोजगार को बढ़ाकर आउटपुट बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखना कि जिस दिन आपका रोजगार एम्प्लॉयमेंट अपने फुल लेवल पर आ जाएगा, यानी उसके बाद आप रोजगार नहीं बढ़ा सकते, उस दिन आपका आउटपुट फाइनल माना जाएगा। यानी जिस दिन रोजगार ने अपनी पूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली उस दिन आपका आउटपुट भी पूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेगा, और उसके बाद आउटपुट को चाहकर भी नहीं बढ़ा पाओगे। उस दिन फिर प्रोडक्शन जो टेक्निक है वो रोल में आ जाएगी। यानी जिस दिन फुल एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस आ गया उस दिन आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है जी। अच्छा, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कब होता है, यानी संतुलन की स्थिति कब आती है? जब हमारा जो एएस है वो एडी के बराबर हो जाता है। हम एएस और एडी पढ़ के आ चुके। एग्रीगेट सप्लाई, यानी एक प्रोड्यूसर जितना उत्पादन करने की इच्छा रखता है उतना ही उत्पादन वो मार्केट में बेचने की भी क्षमता रखता है, उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड, एक हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो टोटल एक्सपेंस किए जाते हैं, कंज्यूमर करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। तो कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके कुल खर्चे को कहा जाता है एडी। तो जिस दिन हमारा एग्रीगेट सप्लाई
एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाता है। यानी जितनी अर्थव्यवस्था में मांग की जाती है उतनी ही पूर्ति भी की जा रही है, तो उसे हम कहेंगे कि हम संतुलन की अवस्था में आ गए हैं। हम जानते हैं कि जो एएस है वो वाई के बराबर होता है। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए थे कि वाई जो है वो एएस के बराबर होता है। तो हमने कहा भी एएस इज इक्वल टू वाई और एडी रख लिया हमने। अब वाई हम सब जानते थे पिछले चैप्टर में कि वाई का मतलब क्या होता है कि इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ पार्ट हम सेव कर लेते हैं। इनकम का कुछ पार्ट तो हम खर्च कर देते हैं और कुछ पार्ट सेव कर देते हैं। तो y को मैं C+S लिख सकता हूं। इसी प्रकार एग्रीगेट डिमांड दो खर्चों का टोटल होता है। हम यहाँ पर टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जहां पर कि प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड दो सेक्टर पाए जाते हैं। तो हम एडी को कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो हाउस होल्ड होते हैं वो तो कंजम्पशन करते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम एडी को इस तरह से लिख सकते हैं। सी दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैं सी को अगर काट दूं यहां से तो मेरा बचेगा एस बराबर है वाई। तो या तो मैं कह सकता हूं कि एएस और एडी अगर बराबर है अर्थव्यवस्था में तो वो संतुलन की अवस्था में है, या फिर इनको और एलोबरेट करके लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है तो भी हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एडी और एएस बराबर होते हैं या आपका इन्वेस्टमेंट और आपकी सेविंग ये दोनों बराबर होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हमने इसका बेसिक ओवरव्यू देख लिया है। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर। अच्छा, अब देखिए हमने दो पेज जो हैं वो इजीली डील कर लिए हैं। आपके नोट्स का पेज नंबर 3, नोट का पेज नंबर 3, ताकि आपको भी ये याद रहे कि हम इस वीडियो के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड या हमारे नोट्स में लिखा है। तो हमने कहा कि इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए हम दो प्रकार की अप्रोचेज को यूज करते हैं। या तो आप एएस बराबर है एडी को ही लेकर चल लो, या फिर आप इनको एलोबरेट करके सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के ऊपर पहुंच जाओ। दो तरीकों से हम अपनी एडी जो इक्विलिब्रियम है उसको डिफाइन कर सकते हैं। या तो एडी और एएस अप्रोच ले सकते हो, या फिर आप इनको और गहराई तक देखना चाहते हो तो हमने इनको ही एलोबरेट करके एस और आई में कन्वर्ट किया है। तो देखते हैं। सबसे पहले एडी एएस हम जानते हैं। तो एएस जो है वो हमारा इनकम के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो अगर हम टेबल की बात करें, यहां पर वाई को मैंने कह दिया जीडीपी, और जो एएस है यानी इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इनकम 0, सप्लाई 0। अगर इनकम बढ़ जाती है 30, सप्लाई भी 30। इनकम बढ़ जाती है 50 तो मेरी सप्लाई भी 50। तो पहले मैं इसको एलोबरेट कर लेता हूं, बाद में मैं करूंगा एडी को। तो देखिए इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तीस 50 30 50, ये है मेरी वाई लाइन। यहां पर मैं वाई को लिखूंगा, यहां पर मैं एएस को लिखूंगा। 1 मिनट होल्ड करना चाहूंगा। हाँ जी बेटा, देखिए अगर हम एएस को लेकर चलते हैं, एएस को, तो मैं इस लाइन को एक बार दोबारा चेंज करता हूं, क्योंकि जब स्केल से लेते हैं ना तो ये एकदम सीधी आती है। तो ये मेरी वाई लाइन है जो कि
इन दोनों को यहां पर काट रही है। यानी कि यहां पर क्या कहने का तात्पर्य ये है कि एएस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो एएस जो है वो वाई के इक्विवेलेंट चलता है, जितनी इनकम उतना ही हमारा सप्लाई होगी। तो इनकम 0 है तो सप्लाई भी 0 किए जा रहे हैं। इनकम 30 है तो सप्लाई बढ़ के 30 हो गई, इनकम बढ़ के 50 हुई तो सप्लाई बढ़ के 50 हो गई। यानी यहाँ पर जो कैपेसिटी वो क्या कहती है कि हम एक्सेस कैपेसिटी यानी कि जितना भी डिमांड की जाएगी उसको पूरा करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम उतनी ही सप्लाई भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये होगा यहाँ पर हमारा एएस का। अगर इसको एडी की शेप में लेके चलें, एडी की फॉर्म में लेके चलें, तो यहाँ पर बताया गया कि एडी का मतलब होता है जो कि एग्रीगेट डिमांड होती है, टोटल खर्चा होता है, और टोटल इन्वेस्टमेंट खर्चा और कंजम्पशन खर्चे को हम कहते हैं एडी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर दो फंक्शन की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, एक सी फंक्शन एक आई फंक्शन। तो आपके नोट्स के अंदर पहले आई फंक्शन की बात की गई कि पहले इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमेशा ऑटोनोमस रहेगा, स्टैटिक रहेगा। हम मान लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 है इनकम के हर प्रकार के लेवल पर। इनकम के हर प्रकार के लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा 20 है। तो आई फंक्शन हमेशा ऑटोनोमस रहेगा कि इनकम के किसी भी लेवल पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा 20 रहेगा। और अगर हम बात करें सी फंक्शन की, सी फंक्शन की, यहां y ले लेता हूं, यहां पर c ले लेता हूं सॉरी, यहां पर मैं इसकी टेबल फॉर्म कर लेता हूं y और c की। 0, 20, 40, 60, 80, 100। इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। 40, 50, 60, 70, 80। अच्छा, अगर हम सी फंक्शन की बात करें, देखो इन्वेस्टमेंट में आपको क्या मानना है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होगा, यानी कि इनकम के हर लेवल पर इन्वेस्टमेंट 20 ही होगा। इनकम चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, इनकम बढ़ती जाओ बेशक, लेकिन फिर भी हमारा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा। इसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सी फंक्शन की अगर बात करें तो जब हमारी इनकम 0 है तो हमारे जो कंजम्पशन है वो है 30। जब हमारी इनकम 20 है तो हमारे कंजम्पशन हो गए 40। मैं इसको 40 ले लेता हूं, फिर 50 ले लेता हूं, 60, 70, 80। ये 0 से स्टार्ट हो रही है। 20, 40, 60, 80, 100। 20, 40, 60, 80, 100। अब ये क्या कहता है कि जैसे जैसे कहाँ पर हमारा स्ट्रक कर रहा है y और c, 60 के ऊपर हमारा y और c बराबर हैं, ये वाला। जब इनकम 60 है तो हमारे कंजम्पशन भी 60 हैं। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, y लाइन, ये मेरी y लाइन है, क्योंकि y लाइन हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 0 इनकम आपकी होती है, जबकि c लाइन 30 से स्टार्ट हो रही है। तो मैं इस c लाइन को यहां से स्टार्ट करूंगा, और ये जब स्केल से करेंगे तो थोड़ा सही आएगा कि ये जो लाइन है ये भी यहां पर ही स्ट्रक करेगी। ये दोनों लाइनें यहां स्ट्रक करेंगी, यहां पर ये दोनों लाइनें स्ट्रक करेंगी।
तो यहाँ पर जो ई पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। अब ये था हमारा C प्लस आई। इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टैटिक रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, और C फंक्शन हमारा Y के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन रखेगा कि C लाइन 30 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं इनकम जीरो होने पर भी, और इनकम जो होती है वो जीरो लेवल से आपकी स्टार्ट होगी। अच्छा जी, अगर ये कह रहा है कि आप अगर इसको कंबाइंडली बनाना चाहो तो कंबाइंडली में हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट लाइन जाएगी उसे हम यहाँ पर और शो कर देंगे, जो कि 20 पॉइंट को शो करेगी। ठीक है, तो अगर इसका कंबाइंड फंक्शन हम देखें तो आपको बस इन थोड़े ये जो डायग्राम है इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है स्केल से बना बना के। अगर हम कंबाइंड फंक्शन इनका देखें तो कंबाइंड फंक्शन के लिए टेबल बनानी पड़ेगी हमें। वाई का फिर कंजम्पशन से फंक्शन, इन्वेस्टमेंट से, और C प्लस आई हम कहते हैं, C प्लस आई को AD भी बोलते हैं। और देखो कंबाइंड फंक्शन निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, कंजम्पशन वही 30 से 40, 50, 60, 70, 80, अच्छा ये 140 तक है, 80, 90, 100। इन्वेस्टमेंट को हमने ऑटोनोमस माना था कि हर लेवल पर ये इतना ही रहेगा। तो अगर इसको कंबाइंडली ज्वाइन कर दें तो C प्लस आई टोटल खर्चा बन रहा है 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो यहाँ आप देखोगे कि 100 लेवल ऐसा है जहाँ पर कि Y बराबर है AD है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि Y इज इक्वल टू AD, यानी कि AS बराबर है AD का फंक्शन हम पढ़ रहे थे। AS को हमने लिखा था Y और ये लिखा था हमने AD। तो ये इस 100 पॉइंट पे आके दोनों स्ट्रक कर रहे हैं Y और AD। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे कि क्योंकि 100 तक ही पहुंचना है तो ज़्यादा पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं है। 20, 40, 60, 80, 100, ठीक। और यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, ये हमने y ले ली, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हमारा स्टैटिक रहेगा, ऑटोनोमस रहेगा हर लेवल पर। इसके बाद जो C लाइन है वो 30 से स्टार्ट हो रही है, 30 से C लाइन 30 से स्टार्ट हो रही है, और जो AD है AD लाइन 50 से स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अब देखिए 100 पर ये दोनों बराबर हैं, 100 पर ये दोनों बराबर हैं, y बराबर है AD। अब देखें कि y लाइन तो यहाँ से स्टार्ट होके जाएगी, इसको बोलेंगे y लाइन, ये यहाँ काटेगी। इसके बाद जो ये लाइन है ये यहाँ से चली, इसको C बोलेंगे। और जो C प्लस आई दोनों ये हमारी यहाँ से इसको काटते हुए जाएगी, इसे बोलेंगे C प्लस आई यानी कि AD। अब देखो C फंक्शन यहाँ पर तो अलग से दिखा रहा है, लेकिन जब C और I कंबाइंडली हमने लिया तो ये इस पॉइंट पर इसको काट रही है। इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, जहाँ पर कि AS बराबर है AD, यानी कि Y बराबर है AD, Y है 100 और हमारा AD भी कितना है 100। तो ये है हमारा कंबाइंड C एंड I फंक्शन। अब देखिए ऑटोनोमस कंजम्पशन 30, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 20,
ऑटोनोमस टोटल एक्सपेंडिचर 50, जीरो लेवल पे ये ऑटोनोमस, ये ऑटोनोमस, ये ऑटोनोमस। इसके बाद जब ये ग्राफ ड्रा करेंगे तो जहां पर वाई और एडी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उसे इक्विलिब्रियम का लेवल बोला जाएगा। आप ये थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें वाई और एडी, वाई इज इक्वल टू एडी अप्रोच से पता चल गया है। इसके बाद पेज नंबर 6 पर एक दो एग्जांपल हैं कि इक्विलिब्रियम वाई फाइंड आउट करो अगर सी है आपके पास 100 प्लस 0.5 वाई और आई है आपके पास 1000। ठीक है, वाई फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि जो वाई है वो एडी के बराबर होता है और एडी जो है वो सी प्लस आई के बराबर होता है। वाई का मान निकालना है, सी की वैल्यू हमें गिवन है ये वाली 100 प्लस 0.5। ठीक, और इसमें आई जो है वो है हमारा y इज इक्वल टू प्लस 1000। C का मान मैंने लिखा ये वाला जो कि मुझे गिवन था, प्लस इसमें कर दिया मैंने I। अब देखो y इज इक्वल टू 1100 प्लस 0.5 वाई, 100 और 1000 को मैंने जोड़ दिया, 0.5 इधर। अब ये 0.5 वाई के इधर आएगा तो इधर बच के आ जाएगा 0.5 वाई इज इक्वल टू 1100। और अगर मैं y का मान निकालूं तो 1100 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि 2200। y का मान आ गया 2200। सिर्फ मैंने इस इक्वेशन को लिखा है। हम जानते हैं कि y जो होता है वो AD के बराबर होता है, AD जो होता है वो C और I के बराबर होता है। C का मान मैंने एज इट इज रखा, इसमें I को मैंने जोड़ दिया। अब ये y है इसलिए मैं y को अलग से रखता हूँ और जो संख्याएं हैं उनको जोड़ देता हूँ 1100। तो जब ये 0.5 इधर आएगा y के साथ तो y में से लेस हो जाएगा, तो 0.5 बचेगा इन दोनों का डिफरेंस। 1100 मेरा है ही, y को इधर रखता हूँ, 0.5 को नीचे लेके आऊँगा तो 2200 क्या आ गया मेरा y का मान। ये एक एग्जाम्पल था पेज नंबर 6 के ऊपर। और पेज नंबर 6 में ही दूसरा एग्जाम्पल है कि C फाइंड आउट करो जब Y जो है वो 6000 है और जो C है वो 100 प्लस 0.75 Y है। तो हमने कहा भी C जो है वो 100.05 Y है, तो Y का तो मान मेरे को दे रखा है तो C तो कैलकुलेट हो सकता है। 100 प्लस 0.75 और y की जगह रख देता हूँ मैं 6000। तो जब इनको मैं सोल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 4600। C का मान कितना आ गया 4600। इस पेज पे कुछ थ्योरी है कि जब AD ग्रेटर देन AS हो जाता है तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कुछ चीज़ों का मीनिंग जो है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद ये चैप्टर जब करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसका मतलब पब्लिक ज़्यादा मांग रही है लेकिन देने के लिए हमारे पास कम है। तो इस सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, इसको जो अनफुलफिल्ड डिमांड है, अनफुलफिल्ड डिमांड यानी जो डिमांड ये पूरी नहीं कर पा रहा है उसके बराबर लॉस इसको बियर करना पड़ेगा। भाई मेरा एक रेस्टोरेंट है उसमें 100 कस्टमर बैठे हुए हैं, एक रेस्टोरेंट है उसमें 100 कस्टमर बैठे हुए हैं। ठीक, ये कस्टमर बैठे हैं टेबल के चारों तरफ, ऐसे करके 100 हैं, लेकिन मेरे पास जो खाना है वो सिर्फ 80 के लिए है। तो जो 20 कस्टमर एक्स्ट्रा बच गए उनके बराबर मुझको हानि उठानी पड़ेगी क्योंकि वो भूखे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से तो उस सप्लायर को जो डिमांड वो पूरी नहीं कर पा रहा है उसके बराबर उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। अब हमें
करना है AD बराबर है AS, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम की स्टेट में लेके आना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस सप्लायर को अपनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही ये सप्लाई बढ़ा देगा इनकी डिमांड पूरी हो जाएगी, और डिमांड जब पूरी हो जाएगी तो AD/AS इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जब AD लेस देन AS होता है तो सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ा देता है इसको इक्वल करने के लिए, और अगर AD लेस देन AS है यानी कि डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, कस्टमर बैठे हैं 100, खाना मेरे पास पड़ा है 150 का, तो 50 का जो एक्स्ट्रा बचा है उसका क्या करूं, फेंकना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो एक्सेस जो स्टॉक है उसका लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस स्टॉक पड़ा है, हो सकता है वो खराब हो जाए, ठीक है, ना बिक पाए, तो उसका लॉस बियर करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करेगा ये सप्लायर, इस एक्सेस स्टॉक को बेचेगा मार्केट में, चाहे वो सस्ता करके क्यों ना बेचना पड़ जाओ, उसको वो मार्केट में सप्लाई करेगा। तो कहते हैं कि जब जो AD है वो जब कम होता है तो क्या होगा, उत्पादक के पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है। इस अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए उत्पादक अपने उत्पादन में कटौती कर देता है। यानी कि पहले जो माल बना रहा था अब वो क्या कहेगा, भाई और सामान मत बनाओ, पहले से ही हमारे पास देखो 50 एक्स्ट्रा पड़ा है, तो अपने उत्पादन को वो रोक देता है, सप्लाई में कटौती कर देता है। तो जैसे ही सप्लाई में कटौती करेगा तो हमारा AD फिर से AS के बराबर हो जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो सप्लाई को बढ़ा दो, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो सप्लाई को रोक दो, ताकि वो धीरे धीरे वो जो सप्लाई जितनी है उतनी डिमांड में कन्वर्ट हो जाए और आपका फिर से इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाए। तो आपको इस तरह से ये जो पहले 6 पेज हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, फिर भी कोई पॉइंट नहीं आता तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल।